नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जैसा आप लोग जानते हैं, कल एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी। दैट्स वाई वो हम क्लास पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। मैंने सोचा कि क्लास के बाद भी मैं सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी जब आ जाए तब हम क्लास को स्टार्ट करें, लेकिन बेटा क्लास ही दैट मीन 6:40 के आसपास आई थी। तो फिर 10 मिनट 15 मिनट के लिए क्लास स्टार्ट करना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, फिर उसमें हो गया। दैट्स वाई मैंने उस क्लास को स्टार्ट नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब मंडे से आपका मे बी कोई नया सब्जेक्ट या तो सैटरडे में भी, या तो सैटरडे से लेंगे सर, या फिर मंडे से आपका कोई नया सब्जेक्ट चलेगा। और नए सब्जेक्ट में मे बी हो सकता है, नए सब्जेक्ट में मे बी आपका हो सकता है आपका थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट हो, या आपका फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हो, या कुछ भी दैट मीन्स प्रोडक्शन स्टार्ट हो। इनमें से आपकी ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा वेटेज भी रखते हैं, तो इन चारों पार्ट में से कोई एक पार्ट आपका स्टार्ट होएगा। सर क्वेश्चंस आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको करवाएंगे। तो आई होप सो सबके चेहरे पर खुशी होगी कि नए सब्जेक्ट्स चलते आ रहे हैं। और एक दिन से एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, आज एक नया चेहरा दिखाई देगा। अच्छा लगेगा ना। ऑब्वियस सी बात है बेटा, चेंज लाइफ में बहुत जरूरी है, तो चेंज होगा तो और भी अच्छा लगता है। तो मे बी सैटरडे से मेरी बात हुई थी सर से, या तो सैटरडे को लेंगे या नहीं फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे। गॉट इट। चलिए अब हम लोग वही चीज, तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो चलो वन बाय वन आपके सामने इंडस्ट्रियल के क्वेश्चंस आते जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, वो क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कम समय में निकाले जा सकते हैं, वही क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। क्योंकि आपको भी पता है CIL के अंदर किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा, दैट मींस ज्यादा इतना डीपली नहीं जाएगा, तो वही क्वेश्चंस है। तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, दैट्स व्हाई हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सब लोगों को पता ही है किस तरीके से करना है, आंसर अपना देते रहना है, उस हिसाब से हमेशा चलते रहना है। चलिए ये आपके सामने बेटा क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, फास्ट पढ़ सकते हैं आपके साथ, जल्दी से इसका आंसर देंगे मुझे, पढ़ें और फिर आंसर दें। वन बाय वन एक एक आपको मैं करके क्वेश्चन बताता रहूंगा। तो जैसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, प्रोसेस 1 रिक्वायर 20 यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कह रहा है, 20 यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड 10 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर प्राइस। ठीक है बेटा, ये दिया हुआ है। वाइल दो प्रोसेस है, दूसरी प्रोसेस के अंदर क्या कह रहा है, 50 यूनिट है फिक्स्ड कॉस्ट एंड the 1 unit of variable cost per price for a company producing 10 pieces per day। अगर एक कंपनी 10 पीसेस पर डे प्रोड्यूस करती है, तो वो पूछ रहा है कौन सी प्रोसेस एक आप कंपनी को चूज करनी चाहिए। अब आप इंजीनियर हो, आपके कंधों पर इतना ज्यादा भार डाल दिया है कि आप इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दो। ठीक है, और हेल्प सोशल सर्विस होना चाहिए, कोई पैसा वैसा नहीं बोलेगा कि हम पैसे के लिए करेंगे, नहीं, कुछ कुछ हेल्प सोशल सर्विस भी करनी चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, हमेशा एक बात हम लोगों को पता है क्या, कि सर हमेशा ये देखा जाता है कि जो टोटल कॉस्ट होती है कि किसी भी आपका जो दैट मीन्स प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, हाँ या ना। बोला हाँ सर। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट काउंट करो। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट की बच्चा मैं बात करता हूं, तो आपको पता है द फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है, एंड द वेरिएबल केस इज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट। ठीक है, तो दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और यूनिट ये आपकी कितनी है। तो अगर मैं प्रोसेस 1 पर चलता हूं, तो बेटा फिक्स कॉस्ट, शाबाश, देखो कितना अच्छा कर रहे हैं सब लोग। तो फिक्स कॉस्ट पैसा कितना दे रहा है, 20 प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रहा है, 3, प्रोड्यूस कितना कर रहा है, कितने यूनिट के लिए पूछा है मेरा बच्चा, 10 यूनिट के लिए पूछ रहा है आपको। तो यहां पुट करेंगे तो आपके पास ये कितना आएगा, ये ऐसे ही TC1, ऐसे ही बेटा आप TC2 निकाल देंगे, यहां पर 1 है, दैट मींस देयर इज अ 10। तो यहां पर आप देख पा रहे हो बेटा, ये आपका आ गया 50, ये आपका कितना आ गया
दैट मीन्स 50 और ये आपका कितना आ गया 60। तो ऑब्वियसली बात है बच्चा, टोटल कॉस्ट आपके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या चाहो, कम हो या लेस हो, मतलब लेस हो या मोर हो, तो बोला सर लेस हो। तो हम इसका जो क्वेश्चन होगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, दैट मीन्स TC1 इज लेस देन TC2। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, दैट मीन्स आगरा। तो ये क्वेश्चन बेटा इस तरीके से होगा। ऐसे क्वेश्चन में भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आगरा आपका ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आई थिंक, आई होप सो आपको समझ में आया होगा, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बेटा जल्दी से। ये मैं कल आपको एक टेबल बनवा चुका था, आई होप सो हमारी टेबल कंप्लीट भी हो गई थी, हमारी टेबल कंप्लीट भी हो गई थी। तो जल्दी से एक बस टेबल को रिकॉल करो। आई होप सो आप लोगों ने सबने लिखा होगा, जो लोग नए हैं, जो लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, मे बी आई थिंक उन्होंने उस टेबल को लिखा होगा। तो सब लोग उस टेबल की हेल्प लेके, मैं बार बार वो टेबल नहीं लिखवाऊंगा बेटा, क्योंकि टाइम लेता है। उस टाइम के अंदर हम काफी सारे वो करेंगे, ठीक है। उस टाइम को, टेबल को लिखने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगता है। तो बेटा मैं टेबल लिखवा चुका हूं, तो आप देख सकते हैं क्या कह रहा है एग्जामिनर, पढ़ें और सब उसका आंसर दें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग when demand pattern, sorry, when क्या कह रहा है, when demand pattern is consistently increasing or decreasing। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जब कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग और डिक्रीज करे तो याद रखो टाइम और केजल मेथड, द टाइम और केजल मेथड, उसके अंदर 2 मेथड थे, एक R से स्टार्ट होता था और एक C से स्टार्ट होता था। याद देख कर रहे हो, तो बोला सर R से कहां स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस देयर इज अ रिग्रेशन एनालिसिस, आपका ए आएगा। जब आपकी डिमांड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंसिस्टेंटली कभी इंक्रीज कर जाए कभी डिक्रीज कर जाए, तो हम किस को यूज करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस को डिक्रीज करते हैं। उस टेबल से 1 या 2 क्वेश्चन में भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश बेटा, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए थर्ड आपके सामने क्वेश्चन है, फिर अगेन एक और सेम टाइप का दैट मींस क्वेश्चन आ रहा है। देखो सब लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटी, इज अ क्वालिटेटिव टेक्निक फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा, क्वालिटेटिव टेक्निक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टेक्निक फॉर अ डिमांड फोरकास्टिंग। जल्दी से बताइए बेटा, क्वालिटेटिव जो होंगी वो कौन सी होंगी, जल्दी से बता दीजिए बेटा। एक होगी क्वालिटेटिव बेटा, एक होगी, जल्दी से बता दीजिए एक बार। जल्दी से एक बार बता दीजिए। तो ये हमारा सर हो जाएगा वही चीज, द कोरिलेशन, कौन सा होगा, द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस हमारा क्या होगा, ये होगा। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था 2 चीजें होती हैं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ आगरा, ठीक है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया था क्या, एक तो हमारे पास होता है कौन सा, लॉन्ग टर्म, एक हमारे पास होता है शॉर्ट टर्म, एक हमारे पास होगा लॉन्ग टर्म, एक हमारे पास होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, एक हमारे पास शॉर्ट टर्म होगा। इस शॉर्ट टर्म जो है, शॉर्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, इज अ क्वालिटेटिव। शॉर्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, इज क्वालिटेटिव, और लॉन्ग टर्म को हम क्या बोलते हैं, इज क्वांटिटेटिव, इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। याद रखना, लॉन्ग टर्म क्वांटिटेटिव, शॉर्ट टर्म क्वालिटेटिव। ऑब्वियसली बात है बेटा, ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं बेटा, इज अ 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए, ये आपका फोरकास्टिंग से है, फोरकास्टिंग से है। इसका फॉर्मूला मैं सब लोगों को बता चुका था, सब लोग इसको कैलकुलेट करके बताएं, जल्दी से कोशिश करें, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं फास्ट। पढ़ें और कैलकुलेट करें मेरे बच्चे, शाबाश। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, पहली बार जो चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करेंगे। चलिए जरा क्या कह रहा है एग्जामिनर,
एग्जामिनर क्या कह रहा है, नीचे लगाया जाए ना इसको, थोड़ा सा नीचे लगाते हैं, थोड़ा सा नीचे, कि ऊपर लिखने में थोड़ा सही रहेगा। यूजिंग द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड ऑफ फोरकास्टिंग व्हाट विल बी द फोरकास्ट फॉर द 4th वीक। क्या कह रहा है, 4th वीक फोरकास्टिंग आपसे पूछ रहा है 4th वीक के लिए। किसके लिए पूछ रहा है, 4th वीक वीकेंड, एक्चुअल वीक। द एक्चुअल फोरकास्ट डिमांड फॉर द 3rd वीक is 480 and 50 the respectively and the alpha is this। तो क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है the actual forecasted demand for the 3rd week is 480 and 50 respectively and this। तो जल्दी से बता दीजिए बेटा, for using exponential smoothing method the forecasting what will be the forecast for the 4th week if the actual and forecasted demand for the 3rd week is this। तो बेटा यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फोरकास्टेड एंड एक्चुअल डिमांड है। वही हम लोग क्या करेंगे बेटा, जल्दी से यहां पर हम निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एफ टी, वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एफ टी माइनस 1 प्लस एल्फा डी टी माइनस 1 माइनस में एफ टी माइनस 1। तो यहां पर बेटा आप लोग देखोगे कि एक्चुअल एंड फोरकास्टेड डिमांड, तो ये हमारा कितना है, देयर इज अ 480, कितना आ जाएगा, डिमांड बोल रहा है 50, तो फोरकास्टेड डिमांड कह रहा है 450 एंड 50 रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर आप देख सकते हो उस वाले को फोरकास्ट ही हम मान लेंगे, ठीक है, इस वाले को हम क्या करेंगे, फोरकास्टेड मान लेंगे। तो दैट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से अगर हम देखें तो आंसर जल्दी से बताओ एक बार सब लोग। 450 अल्फा, अगर हम यहां से देखें 240, 40 में से 440, 460, 496, अगर हम यहां से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा, दैट मींस 500 प्लस अल्फा इज 0.2, दैट मींस बेटा कितना आ गया, 480 माइनस में 500। तो बेटा यहां से आपका आ जाएगा 496 में भी इसका आंसर आना चाहिए। गॉट इट बेटा। तो ये चीज आप यहां से देख सकते हैं। तो ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा, यहां से एक बार चेक कर सकते हैं, दैट मींस ऑब्वियस ही बात है बी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है, देखते जाइए। चलिए ये क्वेश्चन बेटा आपका पार्ट और सीपीएम में से आया है, ये क्वेश्चन आपका पार्ट और सीपीएम का क्वेश्चन है मेरा बच्चा, आई होप सो। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन है ये पार्ट और सीपीएम के, ये आपसे पूछ सकता है। तो आप देखिएगा कौन कैसा पार्ट सीपीएम से कैसा क्वेश्चन उसने पूछा है, तो जरा आप देखिएगा। तो पार्ट और सीपीएम का मतलब क्या बोला है, तो 3 टाइम एस्टिमेशन ऑफ पार्ट एक्टिविटी, पार्ट का क्वेश्चन है। जल्दी से देखिए पार्ट, जल्दी से फाइंड आउट करो। ठीक है, पार्ट। अब पार्ट के अंदर आपके पास बेटा एक्सपेक्टेड टाइम आपसे पूछा है, क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड टाइम फॉर एक्टिविटी। तो जो लोग नए हैं उनके लिए बेटा मैं उनके लिए आंसर बता देता हूं। दैट मींस क्या होता है, टीई, टी इज द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम, दिस इज द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम। तो ये आपका हो जाएगा टीओ प्लस 4TM प्लस टीपी, 4TO प्लस 4TM प्लस TP अपॉन में क्या आएगा 6। ये क्या है सर, TO इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, TO जो है वो क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। TM जो है इट इज द मोस्ट लाइक्ड टाइम, और जो TP है वो क्या है, इट इज द पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, ये टाइम हमारे होते हैं और द एक्सपेक्टेड टाइम के लिए। तो यहां पर बेटा आपको साफ साफ दिया हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम आपको दिया है 8, देन 8 प्लस में 4 into 10, यही दिया है ना बच्चा, देन प्लस में 14, दैट मींस डिवाइड करेंगे बेटा 6 से, तो आपका आंसर आई थिंक क्या आएगा, जल्दी से एक बार बता दो बच्चा, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा, आई थिंक आपका बी आंसर आना चाहिए। दैट मींस देयर इज अ 10.33 बेटा आपका आंसर आना चाहिए, दिस इज द 10.33। ये क्या है, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ये क्या है आपका,
expected project completion टाइम। याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट एप्लीकेशन टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप सो बेटा एंजॉय कर रहे होंगे आप। चलिए चलिए जरा जल्दी से देखिए बेटा। क्या कह रहा है? Which one of the following is assumed for timing the activities in PERT network? That means हम assume to timing, हम लोगों को टाइम में जब कंज्यूम वो करना है तो हम लोगों को बेटा PERT नेटवर्क के अंदर which of the following assumed for timing, टाइमिंग के लिए किस डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा हम लोग अज्यूम करते हैं, हम किस डिस्ट्रीब्यूशन को अज्यूम करते हैं ये हम लोगों को बताना है। Which one of the following is assumed for the timing of activities in PERT network? तो जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा जाता है। अगर मैं कहना चाहूं तो इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सीधा सीधा आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। तो कौन सा क्वेश्चन होगा? शाबाश, दैट मीन्स देयर इज अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा बेटा? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा पर्ट के अंदर बेटा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। चलिए शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कंप्यूटर स्क्रीन पर। द क्रिटिकल पाथ ऑफ अ नेटवर्क इज द पाथ दैट ये कह रहा है क्रिटिकल पाथ, बेसिकली क्रिटिकल पाथ ऑफ अ नेटवर्क इज द पाथ ऑफ, जो क्रिटिकल पाथ के बारे में आपसे पूछ रहा है जल्दी से बताओ। इज अ क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बोला सर इट इज द, लिख देता हूं मैं इसको, इट इज द मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग, इट इज द मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग पाथ। ये कैसा पाथ होता है? इट इज द मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग पाथ होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट मींस ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? बॉम्बे टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम। ध्यान रखिएगा, इज द लॉन्गेस्ट टाइम आपका हो जाएगा बेटा। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब लोग एक बार इसको क्या कर लेंगे? याद रख लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और पर्ट और सीपीएम से एग्जामिनर और कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं वो आपकी प्रोबेबिलिटी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है बेटा, तो देखिएगा जरा। तो मैं यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पर्ट और सीपीएम के अंदर, पर्ट और सीपीएम के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस हम कर लेते हैं। पर्ट और सीपीएम के अंदर एक छोटा सा अगर डिफरेंस कर ले तो यही क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला बेटा पर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? देयर इज अ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। क्या होगी? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीपी का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड, जो सबको पता होगी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं बेटा, जो पर्ट है बेसिकली जो टाइम का जो एस्टिमेशन है वो हम किस तरीके से करते हैं बेटा? इट इज द इवेंट ओरिएंटेड। ये क्या है? दिस इज इवेंट ओरिएंटेड। इवेंट ओरिएंटेड क्या होगा ये बेटा? इट इज द इवेंट ओरिएंटेड होगा। इट इज द इवन ओरिएंटेड होगा। और ये क्या होगा बेटा? एक्टिविटी। ये क्या होता है? एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है।
ये क्या होता है आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। यहां पर बेटा आप लोगों को पता है इवन ओरिएंटेड, यहां पर बेटा टाइम की जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। टाइम इज वैल्यूएबल, यहां पर आपका टाइम की ज्यादा वैल्यू होगी, लेकिन यहां पर बेटा हमारे पास मनी की ज्यादा वैल्यू होगी। हम टाइम को वैल्यू नहीं देंगे, कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन हमारी मनी ज्यादा वैल्यू रखती है। आप लोगों को पता है बेटा जो पर्ट है वो कहां पर यूज किए जाते हैं? फॉर रिसर्च। रिसर्च प्रोजेक्ट जहां पर चलते हैं बेटा वहां पर हम पर्ट से काम करते हैं। और यहां पर बेटा जो कंस्ट्रक्शन होती है आपकी, जो कंस्ट्रक्शन जो होगा बेटा वहां पर हम क्या करते हैं? इसी को यूज करते हैं। ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ठीक है। ये आपके पास इवन ओरिएंटेड है, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है। तो आप क्या कीजिएगा बेटा, इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। यहां पर आपके पास 3 टाइम एस्टिमेशन होते हैं, दैट मींस टीओ प्लस में टीएम इंटू 6 इंटू टीपी अपॉन में 6। यहां पर बेटा आपका एक ही टाइम एस्टिमेशन होगा, 3 को हम लोग नहीं करेंगे। और वो कौन सा होगा? इट इज द क्रिटिकल पाथ मेथड से जो आएगा वो आपका वहां से आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पर्ट और सीपीएम के बारे में याद रखना है। और हाँ, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आता हूं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है बेटा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी एट विच द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इज द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इज। जल्दी से एक बार देखेंगे इसको। इज अ क्वांटिटी, ठीक है। जल्दी से देखिए, तो कहता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी एट विच द कॉस्ट ऑफ कैरिंग। कॉस्ट ऑफ कैरिंग का मतलब ये बोल रहा है बच्चा होल्डिंग कॉस्ट। अगर आप इसको लिखना चाहें तो जैसे हमारी जो टीचर्स वगैरह जो हमें पढ़ाते थे कॉलेज में, वो लोग इनको क्या बोलते थे? देयर इज अ होल्डिंग कॉस्ट। तो आप होल्डिंग कॉस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। तो बेटा हम लोग देखते हैं बेटा, यहां पर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास सपोज दैट हम बोलते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, अगर हमारी बहुत ज्यादा क्वांटिटी है तो आप क्या कहोगे? आपकी होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, हाँ या ना? बोला हाँ सर। लेकिन आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी क्या होगी? बोला सर अगर हम कहें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी डिक्रीज करती जाएगी। बोलो हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है। होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, अगर बेटा हम लोग क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, ऑर्डर में क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, तो होल्डिंग कॉस्ट हमारी रखने के लिए वो बढ़ती जाएगी, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट कम ऑर्डर देने पड़ेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। एक पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक पॉइंट है, दैट मीन जहां पर आपका होल्डिंग कॉस्ट और आपका होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब इक्वल हो जाए, दैट मींस ये पॉइंट है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? दोनों चीजें इक्वल हैं। इसी को हम कहते हैं बेटा क्यू स्टार, इसी को हम कहते हैं क्यू स्टार, और इसी को बोला जाता है क्या? ईओ क्यू। तो दैट मींस कब होगा? ईओ क्यू कब आएगा? ईओ क्यू कब आता है? ईओ क्यू आपका कब आएगा? जब आपकी होल्डिंग कॉस्ट और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों क्या हो जाए मेरे बच्चा? इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बेटा आपकी इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए बेटा, कॉस्ट ऑफ ओवरस्टॉकिंग, दैट मींस मिनिमम इक्वल टू द कॉस्टिंग ऑफ ऑर्डर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट मींस बेटा बॉम्बे आपका
यहां से ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कई बार बोलते हैं सर अगर हमारे पास कोस्ट अगर देखें तो इस पर कोस्ट कैसी आएगी, तो बेटा हम यहां से कोस्ट भी देख सकते हैं। इसको जब आगे अगर O फॉर करोगे तो ये जो कर्व है वो है TAC इज द टोटल एनुअल कोस्ट, और इसको जब देखोगे ये आ जाएगा आपका TIC इज द टोटल इन्वेंट्री कोस्ट। तो यहां पर इस पर साइज पर कोस्ट भी बेटा आपकी क्या लगेगी, कम होती है। ये चार्ट होता है, मे बी आप इसको देख सकते हैं। गॉट इट बेटा। चलिए आई होप सो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ABC एनालिसिस A आइटम्स रिक्वायर क्या आता है, दैट मीन्स आप लोगों ने कुछ अलग अलग चीजें पढ़ी होंगी। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कौन कौन सी, बोले सर आपने पढ़ा होगा ABC इट इज ऑलवेज बेटर कंट्रोल, VED हमारे पास होता है। VED सुना होगा, HML सुना होगा, और एक और सुना होगा SDE आप लोगों ने सुना होगा नहीं। ये आपके पास कुछ पार्ट होते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं बेटा कि अगर ABC एनालिसिस है तो ए आइटम जो है उनको कितनी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, तो बेटा वो कौन सा कितना स्टॉक रखते हैं, तो आपका आ जाएगा बेटा B, दैट मींस देयर इज अ लो सेफ्टी स्टॉक। ये अभी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी ध्यान रखिए। ऑप्शन आपका आ जाएगा देयर इज अ लो सेफ्टी स्टॉक आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए अब जब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो यहां पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा क्या क्या बोला था मैंने आपसे, ABC, VED और HML और SDE। तो मैंने आपको ये क्या है, देयर इज ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये क्या है, देयर इज अ वाइटल, उसके बाद एसेंशियल, और ये क्या आपका आ जाएगा बेटा डिफिकल्ट, यही है ना सॉरी डिफिकल्ट नहीं, डिजायरेबल इज डिजायरेबल, ये क्या है आपका डिजायरेबल। ठीक है। ये HM का मतलब क्या होगा आपका, हाई मीडियम एंड लो। ठीक है, हाई मीडियम एंड लो। और ये आपका आ जाएगा बेटा स्केयर, दैट मींस क्या इज अ स्केयर, ये आपका आ जाएगा क्या डिफिकल्ट, इज डिफिकल्ट, और ये आपका आएगा इजी अवेलेबल, इजी अवेलेबल। अब कहेंगे सर आपने ये क्लासिफिकेशन जो आप बोल रहे हैं, ये आपने क्लासिफिकेशन कैसे की है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो आपने कैसे की है। तो देख सकते हैं बेटा क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुई है। ये बेटा आपका जो बेस है वो किस पर दिया हुआ है, दिस इज वैल्यू के बेस पर, दैट मींस जिसके अंदर जो वैल्यू हम लोग करते हैं, वैल्यू जो लोगे आप वैल्यू के बेस पर कि किसको कितना तवज्जो देना है, कितनी कितनी वैल्यू है, कितनी कॉस्ट है, और ये हमारे पास है यूनिट प्राइस। दैट मींस हम क्या कह रहे हैं, दैट मींस इट इज द इजीली अवेलेबल। तो जो हाई मीडियम लोड जो है हम लोगों ने ये लिया है किस पर, यूनिट प्राइस के बेस पर। अगर प्राइस को देखा जाता है कि यूनिट प्राइस कितना है। दूसरा बेटा हम लोग यहां पर किसको देखेंगे, आइटम, जो आइटम होंगे ना आपके उनका जो अवेलेबिलिटी है, आइटम अवेलेबल, या हम कह देंगे इन्वेंट्री अवेलेबल, इसको हम कह देंगे क्या इज अ इन्वेंट्री अवेलेबल। इन्वेंट्री जो अवेलेबल है आपकी, इन्वेंट्री अवेलेबल है उसके बेस पर। और ये भी बेटा आपके पास क्या हो जाएगी कि कौन सी इन्वेंट्री, ये भी आप क्या करोगे, इन्वेंट्री कौन सी
दैट मींस जरूरत है, वाइटल है, कोई एसेंशियल है, कौन से डिजायरेबल है, इन्वेंट्री, ये भी क्या देखा जाता है बेटा, आइटम्स के हिसाब से देखा जाता है। तो इस तरीके से बेटा आप इसको देख सकते हैं। तो ये कई बार पूछ लेता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं, ये आपके सामने आ गया, ठीक है, जल्दी से एक बार आप देख सकते हैं। ये वही चीज कि इन द एबीसी एनालिसिस, तो मैं आपके सामने एक बार लिख देता हूं, तो बाकी सब लोग एक बार इसको देख लेंगे बेटा। एबीसी एनालिसिस के अंदर हम किस तरीके से बेटा उसको लेकर चलेंगे। तो अब एक बार यही चीज हम दोबारा फिर से एक बार देखें, तो देखना जरा, तो ए बी सी ये आपके आइटम्स है बेटा, जो आइटम्स रखे जाते हैं, जो ए आइटम्स होंगे वो किस तरीके से रखे जाएंगे। दैट मींस सबसे पहला आपका क्या होगा, कोस्ट। यहां पर आपका देखा जाएगा कि कोस्ट जो है वो कितनी एलोकेट है, और स्टॉक जो ए आइटम्स हैं, ये जो ए आइटम्स हैं इनके लिए कोस्ट अवेलेबल कितनी है, कितना इनका स्टॉक है। तो बेटा कोस्ट जो एलोकेटेड होती है वो इनको 50 to 60, लेकिन स्टॉक इनका बहुत कम होता है। यहां पर 30 to 40 स्टॉक होगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दैट मींस यहां पर 30 to 40% स्टॉक अवेलेबल होगा। यहां पर अगर हम देखें बेटा, देयर इज अ 10 to 20 हो जाएगा, और यहां पर आपका हो जाएगा 50 to 60, ये आपका स्टॉक अवेलेबल होगा। ध्यान रखिए, तो यहां पर स्टॉक सी वालों का बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहां इसके लिए कोस्ट को बहुत ही कम रखा जाता है। यहां पर आइटम बहुत कम होंगे, लेकिन बेटा कोस्ट हमारी ज्यादा एलोकेट होती है इनके लिए। तो उसने पूछा है कि ग्रुप ए कंस्टिट्यूएंट कॉस्टली आइटम, ऑब्वियसली बात है बेटा कॉस्टली आइटम रख रहा है। व्हाट इज द यूजुअल परसेंटेज ऑफ सच आइटम फॉर द टोटल आइटम्स, तो कितनी परसेंटेज होती है, बोला सर आइटम्स की 10 to 20% होते हैं। कोस्ट हम ज्यादा दे रहे हैं, जो स्टॉक होगा वो आइटम्स की परसेंटेज कितनी होगी, देयर इज अ 10 to 20% बेटा आपकी कोस्ट होती है। तो ये टेबल से बेटा आपसे क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। ये आपके आइटम्स है बेटा, ये क्या है, आपके आइटम्स है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूं, हो गया ये, चलिए ये हो गया है, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए ये गुड क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका ईओक्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। जो हमने अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला करके आए हैं ना, पूछ रहा है ईओक्यू आपसे पूछ रहा है बेटा। तो ईओक्यू के लिए हम कैसे निकालना है, मैंने आपको बताया था क्या है, ईओक्यू के लिए आपकी होल्डिंग कॉस्ट और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा बेटा क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बेटा आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम लोगों को पता है बेटा ये क्या होता है, इज अ डी बाय क्यू इंटू सी ओ, और ये क्या होगा, देयर इज अ क्यू बाय 2 इंटू सी एच। ठीक है, जब होल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे तो होता है क्यू बाय 2 इंटू सी एच मतलब होल्डिंग कॉस्ट पर आइटम को देखकर, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। डी इज द डिमांड, क्यू आपकी क्या है, क्वांटिटी है। तो जब यहां से ये करोगे तो बेटा ईओक्यू आपका क्या आ जाएगा, ईओक्यू दैट मींस क्यू स्टार आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2DCO और CH इज अ अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। तो ये आपसे अब इसको क्या कह रहा है, निकालने को पूछ रहा है। तो बेटा अब यहां से देखो क्या कह रहा है आपको, इस फॉर्मूले से आपको सबको निकालना है। अब क्या कह रहा है, डिमांड फॉर एन आइटम बिकम्स हाफ, डिमांड उसने हाफ कर दी, ऑर्डरिंग कॉस्ट डबल कर दी, होल्डिंग कॉस्ट 1/4 कर दी, एंड द यूनिट कॉस्ट इज ट्वाइस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू ईओक्यू टू द अर्लीस्ट ईओक्यू, नई ईओक्यू की और अर्लीस्ट ईओक्यू की आपको क्या बतानी है, रेशियो बताना है। तो इसको मान लो आप Q1, इसको मान लेते हैं बेटा, सपोज दैट Q1 मान लेते हैं, मान लिया हमने Q1, बोला हाँ सर दिस इज द Q1। अब नया Q2, नया जो है वो क्या हो जाएगा बेटा आपका Q2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करते रहना है बस। तो वैल्यू पुट करोगे, डिमांड को उसने क्या किया, डिमांड इज हाफ, तो बेटा 2
इज डी बाय टू। गॉट इट? बोला हाँ सर। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डबल। ऑर्डरिंग कॉस्ट डबल हो गई, कोई बात नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट डबल हो गई। और आपका होल्डिंग कॉस्ट जो है उसको कर रहा है 1/4, तो बेटा ये कहां आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये आपका कैंसिल हो गया। कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? होल्डिंग कॉस्ट 1/4 हो गया। यही आएगा ना बेटा आपका? एक बार क्रॉस चेक करो, एक बार क्रॉस चेक करके मुझे बताओ। ठीक है, 2DCOCH डबल आपका क्या कह रहा है? डिमांड ऑफ एन, डिमांड ऑफ एन 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो इफ डिमांड ऑफ एन आइटम बिकम्स डबल, डबल हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी डबल हो गई। ठीक है, डिमांड भी तो डबल है, एक और 2 आएगा भाई, एक और 2 आएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी डबल हो गई, देन होल्डिंग कॉस्ट 1/4 हो गई, 4 ऊपर चला गया, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी ट्वाइस, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी ट्वाइस। तो 2 से 2 कट गया, यहां पर आ गया 16, तो दैट मींस हमारे पास बेटा ऑप्शन आपका आ जाएगा कितना? 2 आपका यहां से ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से बेटा आप लोग क्या करेंगे? इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिर वही इकोनॉमिक ब्रेक इवन पॉइंट से आया है आपका। ये कल मैं इसका आपको बता चुका हूं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द असेस्ड फॉर अ गिवन पीरियड डबल्स इवन दो हाउ मच विल बी ब्रेक इवन क्वांटिटी बिकम्स। ब्रेक इवन क्वांटिटी बेटा आपसे पूछ रहा है। तो कल हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था ब्रेक इवन पॉइंट को, तो हमने बताया था एक्स एफ प्लस पी अपॉन में एस माइनस वी। अगर ब्रेक बीईपी आता है तो बेटा प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? हम कहते हैं सर नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट और नो लॉस। ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, तो यहां पर आपका ये 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या आ गया? एक्स इज एफ इज एस माइनस वी हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? हाउ मच ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट ऑफ द एसेट्स विल बी गिवन डबल। तो इसको इसने क्या किया? डबल कर दिया। जब ये डबल हो गया तो बेटा 2 भी क्या हो जाएगा आपका? डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? बोला ट्वाइस द ओरिजिनल वैल्यू, ट्वाइस द ओरिजिनल वैल्यू। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मेरा बच्चा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं कंप्यूटर जी। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे बच्चे। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे बेटा। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। शाबाश, जल्दी से कीजिए। जल्दी से करके दिखाइए। शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है ये, हम कर चुके हैं बेटा पहले ही। वही चीज है, इन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डरिंग कॉस्ट डबल कर दी जाए, ऑर्डरिंग कॉस्ट डबल कर दी जाए, तो दैट मींस हम लोग देख पाते हैं ईओक्यू हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर डबल कर रहा है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या पूछ रहा है? डबल कर दिया जाए तो क्या कर रहा है? द ईओक्यू इज, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये देखो जरा, 2D ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या कह रहा है? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डबल, तो दैट मींस ये क्या आपका आ जाएगा? 2CO, ठीक है, 2DCOCH, इसको डबल कर दिया, दैट मींस CH। उसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका CH, देन 2DCO। तो बेटा आप देख सकते हो 2 से 2 CH DO, ये कट गया, ये पूरा आपका कट गया। क्या आ गया आपका? अंडर रूट आ गया। तो अंडर रूट आपका आ गया, तो दैट मींस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ना, ये
नया वाला, ये आपका पुराना वाला, तो उससे ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा बेटा क्या, बॉम्बे आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, चलिए नेक्स्ट, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, एक बार आप देख सकते हैं जल्दी से। इन द बेसिक मॉडल, जल्दी से बताएं कितने लोगों ने, बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस पर करवा चुका हूं, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। फास्ट फास्ट बेटा करें। इन द बेसिक EOQ मॉडल, इफ डिमांड इज ₹60, if the demand is ₹60 per month, ordering cost is this and holding cost is this, then what is the EOQ? What is the EOQ आपसे पूछ रहा है, तो सीधा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना आपको, 2DCOCH। तो बेटा 2 डिमांड कितनी दे रहा है 60, CO कितना दे रहा है 12, CH कितना दे रहा है 10, कैंसिल कर दो 6 to 12, तो दैट मींस कितना आ जाएगा आपका 12, आपका आंसर आ जाएगा। आप देख पा रहे हो, दैट मींस आगरा इज द ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफी है हमारे लिए। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर स्टे विद अस, बेटा आप लोग हमारे साथ रहे, मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूं। दूसरी बात बेटा, आई होप सो आपको क्वेश्चंस मिले होंगे। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से इस तरह इतने ही क्वेश्चंस बन पाते हैं, और भी हैं वो थोड़ा सा कैलकुलेटर से हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसे CIL क्वेश्चन आपको, मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चंस आपको देगा। थ्योरेटिकल पार्ट जो था वो भी हमने डिस्कस किया, बेसिकली न्यूमेरिकल्स थोड़े छोटे से थे जो आराम से हो सकते हैं, वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, राम राम एंड थैंक यू सो मच।